बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम खास मुलाकात के एक और शुमारे में मैं आपके साथ आसिफ रशीद। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में या खास मुलाकात के इस शुमारे में आज हम एक ऐसी शख्सियत को इस प्रोग्राम में दावत दे रहे हैं जिनका ताल्लुक खित्ता चिनाब से है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अरकान असम्बली या MLAs की या विधायकों की जब बात होती है तो उनमें एक मुनफरिद पहचान रखते हैं और एक ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पर मुश्किलात या मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। उस वक्त जो साबिका रियासत का भी एक दूर दराज इलाका था और मौजूदा वक्त में जब एक यूनियन टेरिटरी के अंदर हम हैं तो उस वक्त भी शायद मुश्किलात वैसी की वैसी हैं। बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हैं जो इन्हीं से, इनकी ज़ुबान से सुनेंगे, क्योंकि एक बड़े इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं और उतनी ज़्यादा आबादी शायद लोग इस नज़र से इस इलाके को ना देखते हों, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी होती है और अवाम जब आपको वोट देकर ऐवान के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर इसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली हो, वहाँ भेजती है तो कंधों पर ज़रा बोझ अलग सा महसूस होता है। आज इस खास प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हमारे साथ रहेंगे प्यारे लाल शर्मा साहब। खित्ता चिनाब से इनका ताल्लुक, रुकने असेंबली हैं, इंद्रवाल से इस बार कामयाब होकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो एक नेशनल चैनल है और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठा के एक पिलर की तरह काम कर रहा है और सबसे बढ़िया जो चैनल है जिसको सारे लोग सराहना करते हैं वो गुलिस्तान न्यूज़ है। बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफजाई के लिए। इससे पहले मैं, मामलात बहुत ज़्यादा हैं और अगर डिस्कस करने लग जाएं तो शायद ये आधा घंटा भी बहुत कम ना के बराबर है। मैं शुरू ज़रा आपके करियर से ही करूँगा। जिस प्यारे लाल शर्मा साहब को 16 अक्टूबर से पहले हम जानते थे, उनके बारे में सुना करते थे कि एक ऐसे शख्स हैं जिनको शायद सोशल वर्कर कहें तो शायद तब भी दिल को सुकून मिलता था, इत्मीनान मिलता था। कुछ लोग कहते थे कि जिनका कोई नहीं उनका सहारा प्यारे लाल शर्मा। कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है, क्योंकि मेरी फेस टू फेस आपसे पहली मुलाकात है, मैं जो कुछ सुनता, लिखता या पढ़ता आया हूँ वो सिर्फ मैंने आपके दाएं बाएं जो रिसर्च देखी उससे मुझे पता चला। प्यारे लाल शर्मा साहब असल में है क्या, आपकी जो शख्सियत है और ये जो सियासत में आने का फैसला, क्या ये ज़रूरी था, क्यों ये इरादा बना? देखिए सर, सबसे पहले मैं अपने कैरियर के बारे में बताऊं। मैं एक मजदूर फैमिली से, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरी पढ़ाई तब हाई स्कूल हुआ करता था हमारे इलाके में, एक ही हाई स्कूल। मेरी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई, उससे आगे हमें किश्तवाड़ हायर सेकेंडरी जाना पड़ता था। मेरे पास इतना इनकम नहीं था, मेरे बाप एक ज़मींदार था, तो मुझे अपनी पढ़ाई को वहीं रोकना पड़ा। फिर मैं अपने थोड़ा बहुत बिज़नेस की लाइन में आ गया, छोटे मोटे काम किए, थोड़ा सा अपना बढ़ाया बिज़नेस को, फिर दुकानदारी की और फिर ठेकेदार बना, फिर शर्मा कंस्ट्रक्शन का मालिक बना। लेकिन मेरा एम था ऐसा ही कि मैंने गुर्बत ऐसी देखी थी कि हमें 2-2 दिन भी खाना नसीब नहीं होता था फैमिली में। तो जब मैं कुछ हद तक ठीक पोजीशन में आया, तो जब मेरे सामने कोई गरीब आता था कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे बाप को कैंसर है, मुझे अस्पताल में एम्बुलेंस चाहिए, तो मैंने वहीं ठान ली थी कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा इन कामों में, जैसे मंदिर, मस्जिद, दरसगाह, कैंसर पेशेंट, जिसकी सहायता कर सकूं। इवन कि आप सोच नहीं पाते कि मेरे जेब में अगर शाम को 10,000 होते थे, सुबह अगर मुझे घर पे कोई गरीब आते थे, मैं उनका नाम नहीं पूछता था, मैं उनकी ज़ात नहीं पूछता था, मैं उसको सिर्फ ये देखता था कि इसको इस मदद की ज़रूरत है, मैं उसकी मदद करता था। मैंने सोशल वर्क किया है, जितना काम मैंने, मेरा हज़ारों करोड़ों का काम मैंने, रोडें 500 से ज़्यादा किलोमीटर रोडें मैंने बनाई हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। अभी भी मेरे पास कोई 70 करोड़ के काम हैं जो अभी मेरा कार्ड सस्पेंड है। अब बेटे के नाम फर्म हो चुकी है, एक ही बेटा है, M.Tech करके है, तो वही आगे बिजनेस संभालेगा। और मैंने ठान ली कि मुझे लोग वहाँ पहुँचाएं जहाँ मैं सही इस गरीब की मदद कर पाऊँ। मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से? हाँ, अब मुतमईन हूँ। हैं कठिनाइयाँ हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत डिफेक्ट है, बेरोज़गारी है, इवन की पढ़ाई का सिस्टम नहीं है, हेल्थ का सिस्टम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 40% ऐसा मेरा इलाका है जहाँ अभी पावर भी नहीं पहुँचा है। मैं उस पर भी आऊँगा, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट मैं 10 से 15 MLAs के जो मैंने अब तक सवालों जवाबों का सिलसिला देखा, मैक्सिमम लोग
जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं यही चीज़ें अभी तक नोटिस में आई। लेकिन जब मेरा ये भी सवाल था कि सियासत में आने का इरादा जब आपका बन गया, आप जब एमएलए बने, एक कंधों पर बोझ, चाहे वो आपको वोट देने वाले थे या ना थे, सबका बोझ आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उठाना है। सोशल वर्कर की हैसियत से जो काम करते थे उसमें और फ्रीडम है एमएलए बनकर, या थोड़ा सा यह है कि थोड़ा ऊंची जगह पर चले गए तो शायद वहाँ से आवाज़ सुनने वाले या जो अफसरान हैं, अरबाब इक़्तिदार हैं, सिस्टम में बैठे लोग हैं, निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, उनके कानों तक और ज़रा ज़ोर से आवाज़ पहुंचाई जा सकती है? देखिए सर, ये सिस्टम तो 10 साल से बिगड़ा है। जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने अपना एक माफिया बनाया है जम्मू कश्मीर में, मैं साफ तौर पे बात बताऊं। लेकिन इस सिस्टम को हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, जो एक उमर साहब एक दानादार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और दानादार चीफ मिनिस्टर हैं, जिन पे आज तक भी किसी ने कोई दाग नहीं लगाया है कि ये रिश्वतखोर हैं, ये गलत हैं, एक ईमानदार है, एक सही, एक साफ सुथरा हमें चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उमर साहब मिले हैं। तो उनकी क़यादत में पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की खिदमत कर पाएंगे। जिस हिसाब से पहले 150 दिनों में सिर्फ 150 बहुत कम दिन होता है वैसे कि रिपोर्ट कार्ड किसी जमात का, हाँ सियासी मामलात हो तो वहाँ पर बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ नहीं, जो हकीकत पर मबनी कुछ चीज़ें हैं। इन 150 दिनों में जो आपने काम किया, जो तजर्बा आपका ज़ाती तौर पर है, लोगों के बीच में भी और सिस्टम के बीच में, असेंबली से लेकर आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक, क्या महसूस कर रहे हैं? एमएलएज, मैक्सिमम लोग जिनसे मैंने ये सवाल पूछा वो बेबसी के आलम में है कि ब्यूरोक्रेसी का असर अब भी है। नहीं, वो है, यूटी है, स्टेट और यूटी में फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास भी हम जाते हैं, काम करने का हर एमएलए का अपना पता तरीका है। कोई शराफत से काम करवाता है, कोई तरीके से काम करवाता है, कोई दाड़े से काम करवाता है। तो अपना अपना तरीका है। मैं जो कहूँ, मैंने जितने भी काम आज तक बोले, मेरे काम हुए, मेरा काम कोई रुका नहीं सेक्रेटरी। अच्छा, जब अब मैं ज़रा उस वहाँ से जहाँ से आप जीत कर आए, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी सवालों पर आऊँगा, लेकिन तारिकीन साहब, ज़फ़रुल्लाह साहब, आपका अपना एक बड़ा नाम, अपनी एक शख्सियत, और एक कदावर शख्सियत जो 2002 से 2016-18 तक मुसलसल रुकन असेंबली की हैसियत से सरूड़ी साहब रहे, एक बड़ी जमात का हिस्सा रहे, बाद में पार्टी चेंज भी उनने की। ये सारे नाम जब थे, बहुत कियोस और कन्फ्यूजन था, पता नहीं क्या होगा, डिलिमिटेशन हुई है, पहला चुनाव है। राह आसान थी प्यारेलाल शर्मा साहब के लिए? दो तरीके से मेरी राह कठिन थी। एक तरीका ये है कि जो 2014 के बाद ये हिंदू मुस्लिम जात पात ये हो गया है, पहले ये नहीं था, हमने नहीं देखा, क्योंकि मैं उस आदमी के साथ भी रहा हूं जिसको जिताने का काम मैंने अपने एरिया से किया, छात्रों, मुगल मैदान, केशवान, ठकराई से। बिल्कुल, मेरा पूरा साथ होता था और 10,000 की लीड में हर इलेक्शन में उनको देता था, कुड़िया ब्रिज तक। तो कठिन था। और उसके बाद वहां जब मैं उसके साथ था, तब ये हिंदू मुस्लिम का कोई कंसेप्ट नहीं था। 2014 के बाद पता नहीं जम्मू कश्मीर में किसकी नज़र लगी कि ये बहुत बड़ा वायरल हो गया, और ख़ास करके जो आग हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नहीं थी, वो 2013 में वहाँ पहुँची। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% मुस्लिम आबादी थी और 10% मेरी कम्युनिटी के लोग थे। तो मुकाबला 2 हाजी साहिबान थे, एक अलायंस कैंडिडेट था, उसके बाद भी 8 और कैंडिडेट थे, टोटल मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, और वोट भी मुस्लिम बरादरी का था। तो कठिन था। और एक तरीके से ये जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ा गया था, एक साजिश के तहत, जो पिछली डिलिमिटेशन हुई, एक साजिश के तहत जोड़ा गया। मड़वा वार्डवन को, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का हक था या उनको कश्मीर के साथ रखने का हक था, उनको जोड़ा गया इंद्रवाल के साथ। बीच में किश्तवाड़, ठकराई, कोंतड़ा, सरूर, सरथल को छोड़ के बीच में एक मुस्लिम एरिया बोंजवा का, जो बिल्कुल जहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये सब जो मेरा छात्रों, मुगल मैदान वगैरह, केशवान, इसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाए। मैं चाहता हूं कि इन्होंने गलत इंद्रवाल नाम रखा है, इसको गरीबों की कॉन्स्टिट्यूंसी नाम रखना चाहिए था, कि सब जहां भी बेरोजगारी, गुर्बत, डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उस एरिया को इन्होंने जोड़ा और एक साजिश के तहत जोड़ा। और वो जो डिलिमिटेशन हुई, जो फाइनलाइज की गई 2023 में, फिर 24 में इलेक्शंस उसी के मुताबिक हुए, वो पूरी आपकी नज़र में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है। जो एरिया किसी एरिया के साथ जुड़ता नहीं है, आप देखिए मड़वा वार्ड 1,
ایک 50,000 پاپولیشن ہے اس کی, 22,000 ووٹ ہیں. اس کو اگر دچھن پلماڑ تک ایک کانسٹیچوئنسی بنایا جاتا, ان کی ٹوپوگرافی ہے, ان کا ایک علاقہ تھا. آپ دیکھیں مڑوا وارڈ 1 کہاں, مجھے سنتھن ٹاپ سے ہو کے 300 کلومیٹر مڑوا وارڈ 1 میں پہنچنا پڑتا ہے, اور وہ علاقہ ایسا ہے جو 4 مہینے کے لیے ڈسٹرکٹ اور جموں کشمیر سے ہی کٹ ہو جاتا ہے, جہاں ہیلی کاپٹر سروس لگانی پڑتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے, نیٹ ورک نہیں ہے, پاور نہیں ہے. اس ایریا کو جوڑا گیا میرے ساتھ. کیا مستقبل ہے اس علاقے کا؟ اوپر والا ٹھیک کرے گا. آنے والے اگر 2026 میں ڈیلیمیٹیشن ہوئی, اس میں مجھے لگتا ہمارے آنریبل سی ایم صاحب کو اور ہم سب کو اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی, مداخلت کی ضرورت ہے. ایسے اتنے ایریا کو ڈیولپمنٹ کرنی بہت مشکل ہے, کیونکہ اس وقت یوٹی ہے. پہلے ہی ہمارے ٹریجری میں جی پی 6 مہینے سے اپنے ملازموں کو نہیں دے پا رہی ہے سرکار, تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی؟ پھر بھی یہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ آنریبل سی ایم صاحب نے جو کیپیکس بجٹ ہے, جس کا حصہ ہمیں پاپولیشن کے حساب سے ملا, جس میں مجھے بھی 42-43 کروڑ کا حصہ کانسٹیچوئنسی حصہ آیا بغیر سی ڈی ایف کے, جس کا پلان ڈی سی کمشنر سیکٹری وغیرہ بناتے تھے. لیکن اس بار پہلی بار سارے ایم ایل ایز کو پوچھا, عمر صاحب نے میٹنگ لے لی اور ان کی مرضی کے مطابق پلان بنائے, اور ہم نے ایسے کام دیے ہیں, اس میں ہیلتھ کو بھی دیا ہے, ایجوکیشن دیا ہے, روڈز میں دیا ہے, جو جنوین تھا. کیونکہ آج تک جو ہم نے دیکھا پروٹیکشن وال لینڈ ڈرین, پروٹیکشن وال لینڈ ڈرین جو کہیں نظر نہیں آتی تھی, وہ ایک ذریعہ بن گیا تھا ایک ایم ایل ایز کو کہ میں یہاں یہ کروں, 4 لوگوں کو فائدہ ہو جائے, وہاں سے مجھے ووٹ بینک ملے. اس سے عام ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اس بار خود لوگوں کو پتہ چلے گا جو میں نے پلان دیا ہے اس کے مطابق کام ہو. اچھا, جس ایریا سے آپ آتے ہیں, بہت سارے ایریاز کچھ نئے جڑے, کچھ آلریڈی تھے, اور پھر ڈیلیمیٹیشن کو لے کر بھی آپ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہوئیں. ان امپلائمنٹ ویسے پورے ملک کا ہی مسئلہ ہے, لیکن آپ کا وہ ایریا ہے, اگر شاید نچلے ایریاز میں ہوتے تو 10 آپشنز ہو سکتے تھے. وہاں اتنے دور دراز علاقے میں کام یا مزدوری ملنا بھی, ہم نے جو پڑھا سنا اور دیکھا, یا خود 1-2 بار جانے کا موقع ملا, تو دیکھا کہ بڑے کم ریسورسز ہیں. ان امپلائمنٹ جنریشن تو شاید دور دور تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپشنز کیا بچتے ہیں نوجوانوں کے پاس کہ بیگ اٹھاؤ, ہماچل اور باقی اسٹیٹس میں جاؤ؟ میرے کم سے کم 40% مزدور اس وقت بھی ابھی تیاری ہیں کہ اپریل میں ہم نے لیہ لداخ جانا ہے, ہماچل جانا ہے, باہر جانا ہے, بہار جانا ہے. میری کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کو مزدوری بھی نہیں ملتی ہے. ایک ہی سہارا تھا نریگا, ایم جی نریگا. اس میں بھی دیکھیے آج لوگ مزدوری جو ہے 350-400 گورنمنٹ ریٹ 350 میں مان کے چلو. اگر ہم پرائیویٹ مزدور کی دھاڑی کی بات کریں تو 700 سے کم کوئی مزدور نہیں لیتا ہے جس کو پرائیویٹ کام کرنا ہوگا. تو آج بھی 259 روپے پہ کام کروایا جاتا ہے, اور آن لائن حاضری لگوائی جاتی ہے. کم سے کم میری کانسٹیچوئنسی میں 30% ایسے علاقے ہیں جہاں بھی نیٹ ورک ہی نہیں چلتا ہے. کہیں کہ 100 دن گارنٹی میں 20 دن 30 دن 40 دن اور 50 دن, وہ بھی کس میں 259 روپے میں. آپ بتائیے کہاں سے ترقی کرے گا میری کانسٹیچوئنسی؟ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ 50% 50% ایس ٹی آبادی ہے میری کانسٹیچوئنسی میں. 60% ابھی روڈ کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں, روڈ ہے ہی نہیں علاقوں میں. 10-10 کلومیٹر پیچھے آپ نے ایک حادثہ دیکھا ہوگا کہ 8 کلومیٹر سے ایک پریگننٹ لیڈی کو چلایا جا رہا تھا بونزوا ایریا میں, بالکل, جس کے ساتھ کوئی لیڈیز نہیں تھی. 4 جینٹس تھے جو چارپائی پہ اس کو لا رہے تھے, اور اس کی ڈیلیوری راستے میں ہوگی. ڈاکٹر نہ ہونے کے کارن, روڈ نہ ہونے کے کارن, اور وہ بچہ بھی 2 دن کے بعد مر گیا. اچھا, ہم جب پلان بنا رہے تھے نا کہ آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے, ہم نے سوشل میڈیا پہ جیسے خبر پھیلائی تو بہت سارے لوگوں کے سوال آئے. آپ نے بونجوا اور آس پاس کے علاقوں کا ذکر کیا, روڈ کنیکٹیوٹی. تو ایک شخص یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایم ایل اے صاحب سے پوچھیے گا کہ مڑوا, وارون اور بونجوا روڈ کنیکٹیوٹی اس بار کیا پرائیورٹی میں ہے؟ بہت پرائورٹی میں ہے. پی ایم جیسے 4 آیا, آپ چیک کیجئے کہ پوری جموں کشمیر میں میری کانسٹیچوئنسی فرسٹ آئی ڈی پی آرز میں, سروے میں, ڈی پی آرز تیار کرنے میں. اور 48 روڈز میری پرائورٹی نہیں, مطلب سینکشن ہوگی. 48 مڑوا وارڈ 1 کی 8 ہیں,
इस वक्त जो मंजूर हुई हैं। 6 मेरी बोंजवा की हैं और 32 रोड्स मेरी मुगल मैदान, केशवान और छात्रों की हैं। अच्छा, इस दूर दराज इलाके में चूंकि सरकारी महकमे में दबाव तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन जो अक्सर हमने गांव देहात में देखा है, एक न्यू नॉर्मल या मामूल बन गया है कि डिपार्टमेंट्स आपके हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर पर है। फिर दूर दराज वाले इलाके या वहाँ पे आवाम के जो मसाइल हैं वो कई बार नज़रअंदाज हो जाते हैं। कैसे ये सिस्टम चलता है जब आपके ज़्यादातर ऑफिस किश्तवाड़ में है, और एक तो वो जो शुरुआत में आपने कहा कि मोबाइल नेटवर्क का ना होना, फिर रोड कनेक्टिविटी, ये भी मुसीबत है, तो कैसे लोगों के काम काज पॉसिबल होते हैं? देखिए, बदकिस्मती की बात है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑफिस फंक्शन कर रहे हैं मड़वा वार्ड 1 के किश्तवाड़ में कर रहे हैं, हेडक्वार्टर पे। बिल्कुल। बोंजवा के नहीं कर रहे हैं। बोंजवा में एक वीडियो नहीं था, अभी डॉक्टर नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। लेकिन पहले आपको वीडियो नहीं था, तो मैंने वीडियो भेज दिया, परमानेंट वीडियो, जो बोंजवा में बैठेगा वहाँ के लोगों के मसाइल सुनेगा और वहाँ काम करेगा। मड़वा वार्डों में एक दिक्कत है कि 2 साल से केबल का काम चल रहा है, BSNL टावर तैयार हो गए हैं, कहीं शैतानियों के कारण। मैं ये बताऊंगा, इसमें कुछ डिपार्टमेंटल लोग भी मिले हैं जो नेटवर्क को बनना नहीं चाहते हैं। क्यों? जिस टाइम नेटवर्क सिस्टम मड़वा वार्डों में चला, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जितने ऑफिस वहाँ के किश्तवाड़ में फंक्शन करते हैं वो मड़वा वार्डों में करेंगे। और इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नेटवर्क सिस्टम मड़वा वार्डों का फिट हो जाएगा और मैं सारे ऑफिस शिफ्ट करवा दूंगा। ऑफिस की बात चली है तो हमारे नोटिस में जो बात आई है, अब चूंकि आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इस खबर की आधिकारिक पुष्टि भी कर पाएंगे कि मैक्सिमम जगहों पर टीचर्स जो हैं वो ड्यूटियां स्किप कर रहे हैं। एक और दूसरा, जो स्कूल दूर दराज इलाकों में है, एनरोलमेंट का तो एक मसला पूरी यूटी में है। कल सकीना इतू साहिबा भी इस पर जवाब दे रही थी और पिछले 3 दिन से यही कह रही हैं कि बड़ा मसला वो आ रहा है। लेकिन जो स्कूल्स हैं वो भी कुछ एक जगहों पर बंद है। क्या ये खबर दुरुस्त है? कहीं स्कूल बंद है नहीं, कहीं स्कूल बंद तो नहीं है, ये क्लब किए गए हैं स्कूल, मर्ज जो हुए हैं। हाँ, इनको क्लब किया गया है, 2-2 स्कूल क्लब किए गए हैं। लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं बनाया सरकार ने, जल्दी में किया। उसको एरिया वाइज टोपोग्राफी के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव है, उस गांव अगर उसको क्लब करेंगे स्कूल को, तो दूसरा गांव 4 किलोमीटर दूरी पे है। क्या नर्सरी में बच्चा दाखला लेगा वहाँ? कैसे लेगा? उस चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया। और मैंने मिनिस्टर साहिबा से ये रिक्वेस्ट की है कि इसको दोबारा देखिए, दोबारा वेरिफिकेशन कीजिए और हमें जो दूर दराज के स्कूल हैं उनको डीक्लब करके दोबारा शुरू। एजुकेशन के साथ हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बहुत सारे एरियाज़ में परेशानी आज भी रही है। रोज़ाना बेसिस पर हम डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस के, उस एरिया में एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। ये जो मड़वा है, दक्षिण है, वार्ड 1, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के दूर दराज इलाके हैं जहाँ कनेक्टिविटी का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ये हेल्थ का निज़ाम कैसा चलता है? ख़ास तौर से आपने एक एग्जाम्पल भी 5-6 महीने पहले की थी, जो प्रेग्नेंट लेडी वाला मसला बना। मैं इसमें कोताही नहीं करूँगा बोलने में। और मेरी PHCयाँ 2 हैं, 3 CHC 1 है, 2 PHCयाँ, एक छात्रों PHC, एक बोंजवा PHC और मड़वा CHC। मड़वा में 2-3 डॉक्टर हैं, मड़वा वार्ड 1 में 2-3 डॉक्टर काम कर रहे हैं जी। बोंजवा में भी 1-2 डॉक्टर हैं, छात्रों में 2-4 डॉक्टर हैं। उसके अलावा 5 NTPHC हैं मेरी। NTPHC चिनगाम, NTPHC कुछाल, NTPHC सिगदी, NTPHC मुगल मैदान, जहाँ जो ऑपरेशनल है इस वक्त। बिल्डिंगें तैयार हैं, एक सुपरवाइजर या एक NO चला रहा है, जबकि 2-2 डॉक्टरों की पोस्टें हैं, ना कोई स्टाफ है, ना कोई डॉक्टर है। यकीन करोगे, NTPHC इंद्रवाल, मैं भूल गया जो घर के सामने, उस NTPHC के लिए मैंने जो 2010 में सैंक्शन आई थी उमर साहब की ही सरकार में, उस NTPHC को लैंड नहीं मिल रही थी। मैंने अपने 2.5 कनाल लैंड नेशनल हाईवे पे डोनेट की है NTPHC के लिए, लेकिन 2010 से इस वक्त तक बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई। और उसके अलावा 2 डॉक्टर मैंने ज़बरदस्ती लिए मैडम साहिबा से, मिनिस्टर साहिबा से, दोनों गए, ज्वाइन किया, दूसरे दिन वापस आके BMO को इस्तीफा सौंप के वापस चले गए। ये हालात है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की। वजह दूर दराज है, स्टडी नहीं कर पाएंगे, आगे उन लोगों ने MD करना होता है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए पहले इनको बांट लेना।
कि अगर आप कल भी कहीं आई थिंक असेंबली में किसी ने बात की कि ये भी अब बहाना ये जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं कि हमें दूर दराज इलाकों में सिक्योरिटी का भी मसला है। कौन सी सिक्योरिटी, किस चीज की सिक्योरिटी? वहां भी तो लोग रहते हैं। वही कहाँ ताज्जुब सिक्योरिटी की नहीं? बात है कि अगर कहाँ एमएलए ये सिक्योरिटी बात नहीं है? कर रहा तो डॉक्टर को कैसे? एमएलए नहीं डर रहा है तो एक डॉक्टर डर रहा है। कोई नहीं खाता है इनको। बेसिकली आदत होगी है इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की। डॉक्टर साहिबान को, जो अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, वो अपने अपने सिटी में रहना चाहते हैं, वहाँ क्लिनिक खोलना चाहते हैं, 2-4 घंटे अस्पताल जाना चाहते हैं, सुबह शाम बैठना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। ये नाजायज़ है। और डॉक्टर भी एक पिलर है, एक दर्जा उसको है मुआशरे में, तो उसको चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर का हिस्सा, एम्बुलेंस गाड़ियां भी हैं आपके एरिया में तो बड़ी कमी है। हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन कहीं एरिया ऐसे हैं जैसे बोंजुआ में अभी एम्बुलेंस नहीं है, जैसे अभी चिनगाम एनटीपीएससी में एम्बुलेंस नहीं है। बाकी कुछ एरिया हैं ऐसे, जैसे कुछाल में एम्बुलेंस नहीं है। तो उन जगहों पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाना मेरा काम है। मैं आगे हूँ, मुझे लोगों ने तो चुना है, इसीलिए मैं तो लोग। अब आपकी बातें जाहिर कर रही हैं कितने संजीदा इन हसास मामलों में आप हैं। एक शिकायत हमारे नोटिस में आई कि कई काम हुए ही नहीं लेकिन बिल तब भी निकाल लिए गए। क्या ये मामला असल में हुए हैं ग्राउंड पर? और आपके नोटिस में है कि वो जो करप्शन के हब वाली हम बात करते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक तरह से वो बन गई थी, जैसे आपने कहा कि दफ्तर कहीं वो टॉप पे है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी करप्शन हब टॉप पे है, क्योंकि वहां मजदूर तबका ज्यादा है और नजर किसी की नहीं है। जो बोलेगा, अगर एमएलए के खिलाफ आप कोई आवाज उठाओगे, आप देखिए कई लोगों के खिलाफ जो पुराने एमएलए हैं हमारे 22 साल वहां काबिज रह चुके हैं, एक ही एसटी कम्युनिटी या 2 एसटी कम्युनिटी वालों ने आवाज उठाई थी कि करप्शन चल रही थी, पहले ऐसा हो रहा था, उनको तो कोर्ट में डेफेमेशन केस लगाए। सिर्फ आवाज उठाने, आवाज बंद करनी है। तो मैं चाहता हूं कि जो पिछला हो गया अब उसमें खंगालने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। मैं अगले सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं सारे ऑफिशियल्स को हिदायत की है मैंने कि मेरे तरीके पे चलो। मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं कोई रिश्वत नहीं मांगूंगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। मुझे मेरी तनख्वाह है 1,60,000 मुझे मिलती है। यकीन करिए आप, निकालिए सारा नोटिस और लोगों को पूछिए कि वो मैं सिर्फ अस्पताल में सिर्फ एम्बुलेंस जो यहाँ से डेड बॉडियाँ शिफ्ट करता हूँ अपने इलाके के लिए, पिछले महीने मैंने 12 डेड बॉडियाँ भेजी यहाँ, जहाँ 10-10 हज़ार रुपये मैंने एम्बुलेंस जम्मू से मैं यहाँ से चंडीगढ़ पेशेंट भेजता हूँ अपने खर्चे पे। मैं वहाँ किश्तवाड़ से अपने खर्चे पे जो सीरियस होते हैं उनको जम्मू पहुँचाता हूँ अपने खर्चे से, अपने तनख्वाह के खर्चे से। तो मेरे लिए हराम है कोई भी रिश्वत खाना। अगर रिश्वत खानी थी तो फिर तो मैं बेसिकली ठेकेदार था। मैं तो अच्छा था, अपने वहाँ बिजनेस में था। वहाँ से तो एक दिल खुश होता था। मैं 10% हिस्सा जो मैं गरीब बेटियों की शादी में, दरसगाहों में, मंदिरों में, कैंसर पेशेंटों में बांटता था। तो जब मैं सुबह उठता था मेरा दिल खुश होता था कि मेरी पूजा, मेरी इबादत यही है। मैं इस पॉइंट पे भी आऊँगा जो डोनेशन आप करते रहे, लेकिन चूंकि सिस्टम की बात हो रही है, आज मैक्सिमम लोग डिपेंड है और हम जानते हैं कि 90-92% आबादी ऐसी है जम्मू कश्मीर की जो गांव देहात में रहती है। सिस्टम सारा ऑनलाइन कर दिया गया है, ना रोड कनेक्टिविटी है, ना कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम है। अभी आप कह रहे हैं कि कुछ नेटवर्किंग जो कंपनियां हैं वो टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी रुकावट पैदा की जा रही है। काम कैसे होते हैं डेली बेसिस पे? क्योंकि फिर जो निचला तबका है, पसमानदा लोग हैं, उनका भी ज़्यादा डिपेंडेंसी सरकारी स्कीमों पर है, तो वो तो बेनिफिट तभी मिलता है जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं कागजात। ये कैसे मुमकिन है? काम होता है, काम अब होता है, लेकिन काम की मजदूरी मेरे मजदूर को नहीं मिलती। होता क्या था पहले, जो ये बहुत बड़ा गलत सिस्टम है और इसको देखने की जरूरत पड़ेगी सरकार को। कुछ पॉलिसी को चेंज, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार को भी इस पे देखना चाहिए कहाँ ये स्कीम किस तरीके से लागू होनी चाहिए। देखिए पहले एक एस्टिमेट बनाया जाता था कि ये 10 लाख का काम है, 10 लाख में 100 दिहाड़ी हमने कितने मजदूरों को देनी है, उनको एक ठेके के तौर पे दिया जाता था कि आप 50 मजदूर यहाँ काम कीजिए, इतनी प्रोग्रेस हमें कंप्लीट करके दीजिए। और ये मजदूर नहीं देखता था कि मुझे 243 रुपये रेट था पहले, आज 259 रुपये है, कि मुझे इतनी मजदूरी नहीं है। वो अपनी फैमिली को लेके जाता, जिनका जॉब कार्ड भी नहीं होता था, वो फैमिली को लेके जाता था कि हम
पूरे 100 दिन की प्रोग्रेस हम 10 दिन में पूरा करें और 90 दिन हम अपना और कोई काम करें। अब तो आपने वहां जाना है, सुबह भी हाजिरी करवानी है, शाम को भी ऑनलाइन हाजिरी अटेंडेंस करवानी। वाला थोड़ा अटेंडेंस वाला तो बिल्कुल गलत है ना। ठीक है, अटेंडेंस लगाइए, आप सुपरवाइजर रखिए, काम लीजिए मेरे मजदूरों से, लेकिन मिनिमम वेजेस तो दीजिए। बड़ा हसास मामला है। एक इंपॉर्टेंट इशू जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा और आप तो इससे वाकिफ ही हैं, वो है फायर इंसिडेंट्स। फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां कम या फिर कहीं पर अमला कम, ये बहुत सारे इलाकों से शिकायतें आती हैं, लेकिन बड़े बदकिस्मत इलाकों में से एक आपका इलाका मैं कहूँगा कि हाल ही में कई ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन एक इलाके ने पूरी बस्ती की बस्ती तबाह कर दी। एक तो उन लोगों का इस वक्त क्या हालत है, क्या हुआ, उमर साहब भी वहाँ गए थे, आप खुद साथ थे, आपने ज़ाती उसमें बड़ी कोशिशें की, और दूसरा उसके बाद मुस्तकबिल में ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से बचा जाए, क्या कदम उठाए गए? बिल्कुल, देखिए जब मेरे ऑनरेबल सीएम साहब वहाँ हलफ उठाने के दूसरे दिन ही पहुँचे, बिल्कुल, और जितनी मेरे सीएम साहब ने वहाँ के लोगों की मदद की, शायद ही कोई सरकार कर सकती थी। पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से, रेड क्रॉस से, एनजीओ से, और मैंने अपने सीडीएफ से जो ऐलान किया है 50-50 हज़ार रुपये पर फैमिली, सब कुछ मिला उनको। लेकिन उसके साथ हमारे सीएम साहब ने वही ऐलान कर दिया 2 फायर ब्रिगेड स्टेशन, एक मड़वा, एक वार्ड 1, जिनके लिए लैंड भी एक्वायर की गई है, सब कुछ हुआ है, सैंक्शन भी आई है। आने वाले वक्त में वहाँ कुछ ऐसा हादसा होने नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे ये हादसे दोबारा नहीं हो। अच्छा, लेकिन उसमें भी एक मड़वा वार्ड 1 में एक और है जी, फायर ब्रिगेड स्टेशन, सर्विस स्टेशन बनाने से कोई इतना नहीं मसला है हल नहीं होगा। जब तक आप गांव तक रोड नहीं पहुंचाओगे। जब आपकी गाड़ी ही नहीं पहुंचेगी वहां, तो वहां स्टेशन बनाने से क्या फायदा होगा। तो मेरी पहली कोशिश रहेगी कि हर गांव तक वो गाड़ी पहुंचे, वहां तक रोड पहुंचे, और तब जाके ये हादसे बच सकते। तो ये जो फायर स्टेशंस का ये सारा काम हो रहा है, ये इन प्रोसेस है इस वक्त? बिल्कुल इन प्रोसेस। अच्छा, एक फाइनल चीज़ में ज़रा टूरिज़्म के हिसाब से, क्योंकि हम उस टोपोग्राफी में जहाँ हर 100-200 मीटर से दूरी से नज़र पड़ती है, खूबसूरत इलाका आता है, सिंथन टॉप, सड़क है, फैसिलिटीज़ बड़ी कम है, सवाल उठते हैं बार बार, लेकिन ऐसा लगता है कि मोस्ट पॉपुलर साइट शायद इग्नोर है। सिर्फ सिंथन टॉप नहीं, इसके आसपास भी बाकी एरियाज जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। क्या कोई फोकस है सरकार का आपकी तरफ से, जब से ये 150 दिनों में आपने जिम्मेदारी संभाली, क्या कोई अथॉरिटीज़ तक बात पहुंची इस हवाले से? बिल्कुल, मेरी जब मैं जीत के ही आया तो मैंने सबसे पहले फोकस टूरिज़्म पे ही दिया। मैंने ऑनरेबल अपने सीएम साहब को डीओज दिए और जगह बता दी कि कहाँ कहाँ हमें टूरिज़्म हब बन सकता है, जहाँ की 30% बेरोज़गारी और गुर्बत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़त्म हो जाएगी। उसमें मड़वा वार्ड 1 वैली है, उसमें सिंथन टॉप है, सिंथन मैदान है, सिंहपुरा टनल पॉइंट है, मुगल मैदान है, कलनाग है, धुनवाड़ है, शारी टॉप है, सिंहपुरा सर टॉप है। ऐसी जैसी चीज़ें हैं। अगर वहाँ टूरिज़्म का ये सिस्टम, डेस्टिनेशन खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक बार अगर टूरिस्ट कश्मीर से इन जगहों पे पहुंचेगा और वहाँ उसको होम स्टे का, बाकी चीज़ों का बंदोबस्त होगा, 10-10 दिन इन जगहों से टूरिस्ट वापस नहीं जाएगा। आज भी आप देखिए, पहले जो 2-4 साल पहले ये था कि हमारा सिंथन टॉप नहीं खुलता था सर्दियों में, आजकल वो खुल जाता है। अभी तो 10-15 दिन में खुल जाएगा। जितना भी टूरिस्ट कोकरनाग, अच्छाबल वगैरह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, वो सारा टूरिस्ट सिंथन टॉप और सिंथन मैदान में होता है। बदकिस्मती ये है कि वो रात नहीं रह सकते हैं वहाँ, क्योंकि उनको रहने का कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई बाथरूम है, ना कुछ है, एक कमरा भी नहीं है, एक वॉशरूम भी नहीं है वहाँ। तो अगर यहाँ ये सिस्टम बनाया जाए, मेरा एक गंडोला मैदान सिंथन मैदान से सिंथन टॉप तक लगाया जाए, उसके बाद एक गंडोला राहल से शारी लगाया जाए, एक सिंहपुरा से सर तालाब लगाया जाए, तो मेरे लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा और मेरा इलाका इसी से तरक्की करेगा। ठीक है, 1-2 आखिरी चीज़ें और उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। ज़रा ज़ाती ज़िंदगी से एक आखिरी सवाल में, वो जो डोनेशन वाली बात मैंने की थी, और हम चूँकि मैंने शुरुआत में भी कहा अपनी इंट्रो में, 16 अक्टूबर से पहले हम किसी और प्यारे लाल साहब को जानते थे, और गरीबों का मसीहा भी आपको एक टैग लगा, बहुत सारे लोगों ने कहा। हम जो सुनते हैं देखते हैं उसमें सच्चाई है, हमने अपनी जगह तस्दीक भी की रिपोर्ट्स की।
क्या वाकई में इतनी ज़रूरत पड़ती है कि प्यारेलाल शर्मा साहब जैसे लोग आगे आते हैं, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन इतना फिरका वाराना माहौल, इतना ख़राब माहौल, फिर भी मस्जिदों, मज़ारात, दरगाहों, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप लाखों रुपए कैश में देते हैं? देखिए, यहाँ ये दुनिया फ़ानी है। मेरे ऊपर कोई सवाल जितने पैदा करे, मुझे उस चीज़ का गम नहीं है। मेरा मन जो बोलेगा वो मैं वही करता हूँ। कोई बोले ये सियासत के लिए करता था, अरे आज ही ले जाओ, जाओ आप ही बैठो इस कुर्सी पे। मुझे नहीं, मुझे मेरा गरीब चाहिए, मैं गरीबों की खिदमत करना चाहता हूँ। ये मंदिर मस्जिद दरगाह जहाँ भी ऊपर वाले का नाम लिया जाता है वो मेरे दिल में है, ये मेरी दिल की जगहें हैं, और ना मैं कुछ लेके आया हूँ ना मैं कुछ लेके जाऊँगा। हाँ, लेके जाऊँगा अगर थोड़ी सी, यहाँ तो एक बसेरा है, एक डेरा है, हम किराए पे आए हैं यहाँ, असली दुनिया हमारी वहाँ है। अगर ये चीज़ें करने से, क्योंकि मैं इतना भी नज़दीक नहीं हूँ अपने धर्म में कि मैं पूजा पाठ इतनी करूँ, मैं ऊपर वाले से कोई राब्ता रखूँ। हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। मैं चाहता हूँ कि 10% अगर कुछ भी मैं मदद करूँ मंदिर मस्जिद दरगाह गरीब बेटियों की शादी में, शायद उसका मुझे अजर जो है उस जन्म में मिलेगा। मैं यही कोशिश करता हूँ, सियासत के लिए मैं ये चीज़ें नहीं करता। ठीक है, अब आप एमएलए हैं ही तो बाकी काम भी साथ साथ चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही वाबस्तगी है, अगरचे बीच में टिकट विकेट वो सारा मसला हुआ। चलो वो एक साजिश के तहत किया गया। अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव वैली में फ्रेंडली लड़ाया गया तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो भी नहीं। मैं एंड तक ये कहा मैंने अपने ऑनरेबल हाईकमान को, अपने चहेता मेरे जो लीडर हैं डॉक्टर फारूक, शिकवा किया इस बात का? शिकवा तो होता है कि जीत के शिकवा नहीं किया। जीतने से पहले इतना कहा था कि मुझे भी फ्रेंडली लड़ाया होता। तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मड़वा वार्ड 1 में था, जो जफरुल्लाह साहब ने वोट लिया, वो टोटल से टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट था। वो वोट कंफ्यूज हो गया क्योंकि अलायंस का कैंडिडेट था। उन्होंने भरपूर मदद की उसी की, तो लेकिन मेरे दिल में थे। मैं आज सपोर्टर हूँ, मैंने कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं ज्वाइन की है, मैं सपोर्टर हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन दिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, सरकार ने बहुत सारे वादे कर दिए, एक फाइनल पॉइंट बता दीजिएगा कि पहले बिजली पानी और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं सब, लेकिन जब दिया गया अंत्योदय अन्न योजना या AAY कैटेगरी वालों की बात हुई तो काफ़ी हुकूमत की तनकीद हुई, और कि शायद ये वो जो वादे हुए थे वो सरकार पूरे ना कर पाया। आपका ख्याल क्या है जो अपोजिशन कह रही है? सर, इतने सवाल आपने मुझसे किए, एक सवाल मैं आपसे भी करूँगा जी। मुझे बताइए, ये 10-15 साल के बाद एक बिल्डिंग, नई खंडरात बिल्डिंग की शुरुआत करनी है, इसको नया बनाना है। ये जो यूटी बनी है ना, ये खंडरात हो चुके हैं स्टेट, इसको नया बनाने के लिए एक बुनियाद तो डालनी है। जो हमने वादे किए हैं 101% पूरे होंगे। हमने बुनियाद डाल दी, आने वाले सेशन में BPL तक पहुंचेंगे, आने वाले सेशन में बाकी चीज़ें होगी, बेरोजगारी का मसला होगा, डेली वेजर्स का मसला होगा, और जितने भी वादे हमारे ऑनरेबल CM साहब ने अपने इलेक्शन के दौर में किए हैं, लोगों को चाहिए भरोसा करना हम पे, एक दयानतदार CM पे, सब कुछ होगा। लेकिन जब मकान बनाने की तैयारी होती है, उसमें जो सामान आता है वो सारा उधार नहीं आता है, कुछ जेब में भी होगा। जितना होगा उस जेब को देखकर ही सामान आएगा। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, पहले हम कमाएं, 10 साल के बाद कुछ तो कमाएं, और उसके बाद इन्हीं लोगों पे खर्चेंगे। सारा मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को हम पे भरोसा करना चाहिए। प्यारेलाल शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कीमती वक्त, ज़ाती मसरूफियात, असेंबली सेशन छोड़कर हमारे यहाँ आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सुना, बर्दाश्त किया, न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहे। बहुत जल्द एक और ख़ास शख्सियत के साथ इसी प्रोग्राम यानी ख़ास मुलाकात में आप सबकी मुलाकात करवाएंगे। आज के इस खास शुमारे में प्यारेलाल शर्मा साहब के साथ मुझे यानी आसिफ रशीद को आप इजाज़त देंगे, लेकिन अपना फीडबैक, अपने तासुरात, कमेंट या आप अपनी राय, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।